हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से आपको 100% फ्री एजुकेशन देता आया है और आगे तक देता रहेगा, तो इसके साथ बने रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2, उसके काव्य खंड का हम उषा अध्याय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको पता है कि क्लास 12th में 2 कोर्स हैं, कोर और इलेक्टिव। तो आज हम कोर की जो हमारी 2 बुक हैं यानी कि आरोह और वृतान, इन दोनों में से आरोह जो बुक है उसके हम काव्य खंड को कर रहे हैं। ये बुक 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। आज काव्य खंड का अध्याय है उषा। उषा के हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी कुछ हम कर चुके हैं। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेकर आए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनमें सभी वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, बताए गए हैं आपको कि कैसे आप इनको करेंगे। ठीक है ना। तो बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें जो है आपके लास्ट कुछ ईयर्स के पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से हम इनके आंसर्स करेंगे। पहला प्रश्न है, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो अब इसमें कई चीज़ों से करी गई है, ध्यान दीजिएगा। भोर का नभ, पहले तो आप उषा का जो एक चीज़ होती है वो उसको समझिए। उषा क्या होता है? सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है पूरब से, उससे पहले का जो समय होता है वो उषा काल होता है, यानी कि जब अंधेरा होता है। अंधेरा होने के बाद जब सुबह के समय आप देखोगे वही 5 बजे के आसपास, तो क्या होता है, पूरब दिशा से हल्की हल्की सी लालिमा आनी शुरू होती है। ये इंडिकेशन होता है कि सूरज आने वाला है, लेकिन अभी सूरज नहीं आता, अभी सिर्फ लालिमा आएगी। एक तरफ आसमान में जो है वो गहरे नीला रंग होता जाएगा क्योंकि एक तरफ से हल्की हल्की लालिमा आ रही है और रोशनी आ रही है पूरब से, और बाकी पूरी तरफ नभ जो है वो काला रहता है। और चूंकि रोशनी और लालिमा आ रही है तो धीरे धीरे वो डार्क ब्लू होने तक, ब्लैक से वो क्या हो जाता है, डार्क ब्लू होने लगता है। अब वो जो सुबह सुबह सूरज से आने के पहले की जो आगाज़ है वो समय उषा का कहलाया जाता है, और जैसे ही सूरज प्रकट होता है उषा का टाइम खत्म हो जाता है। तो उषा हमने आपको बता दिया कौन सा समय होता है। अब इस समय का जो तुलना है वो कवि ने कई तरीके से करी है, जैसे राख से लीपा हुआ चौका है, नीले शंख जैसा, नीला शंख जैसे होता है ना, ब्लू, डार्क ब्लू, उस तरीके से उन्होंने बताया है। लाल केसर से युक्त काली सिल बताई है। अब इसको ये उपमान दिए ही क्यों हैं उन्होंने? अब पहला उपमान जो दिया है उन्होंने है राख से लीपे हुए चौके। अब राख से लीपा हुआ चौका उन्होंने क्यों बोला है? जब गांव में काम खत्म हो जाता है, रात में खाना ना बन जाता है, तो वहाँ चूल्हे पे बनता है, सारा किचन क्लीन अप करके और जो चूल्हा होता है उसको राख से लीप दिया जाता है। अब चूंकि रात में क्या होती है, नमी होती है, तो कोई भी गीली चीज़ सूखने में जो दिन के समय से 2 गुना या 3 गुना समय लेती है। अभी मौसम पे डिपेंड करता है। तो अब अगर वो चौका सुबह तक सूखा नहीं है तो यानी कि नमी है। तो इसमें जो मॉर्निंग का जो समय होता है उसमें हर समय कोई भी वेदर हो, आपका ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, हमेशा मॉर्निंग के समय में नमी रहती है। नमी क्यों रहती है? क्योंकि रात में जो ओस गिरती है इसके कारण सुबह के समय नमी रहती है। तो उस नमी को व्यक्त करने के लिए उन्होंने राख से लीपे हुए चौका अभी गीला है। इसका तात्पर्य उन्होंने ये बताया है कि जो रात में चौका लीपा गया था अभी गीला, यानी कि वातावरण में अभी नमी व्याप्त है, यानी कि सुबह का समय है। फिर आते हैं नीले शंख जैसा। अब नीले शंख जैसा क्यों कहा है? आसमान एक तरफ नीला है, एक तरफ लाल हो रहा है, तो इसलिए इसको नीले शंख से कहा है। फिर है लाल केसर से युक्त काली सिल। लाल केसर से युक्त क्या होता है? अब जो सिल होती, सिलबट्टा आपने देखा होगा, गांव में मसाला पीसा जाता है, पत्थर, एक लंबा सा पत्थर होता है, एक गोल सा पत्थर होता है, उस पर मसाला पीसा जाता है। वो कैसी होती है? काली होती है। तो वो काली सिल जो है वो काला नभ है। ठीक है। अब जब केसर उस पर डालेंगे तो वो लाल हो जाएगी। तो वो जो उषा के समय जो पूरब दिशा से लालिमा आ रही है और हर तरफ फैल रही है वो उस केसर का इंडिकेशन है। इसीलिए उन्होंने इन 3 चीज़ों से तुलना करी है। तो देखिए क्या है, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना राख से लीपे हुए चौके, नीले शंख, लाल केसर से युक्त काली सिल, लाल खड़िया चौक से लिप्त स्लेट। अब लाल खड़िया चौक से क्या होता है? स्लेट होती है, बच्चों को देखा ना, बच्चे स्लेट पे लिखते हैं। स्लेट कैसी होती है?
डार्क एकदम कलर की होती है, ब्लैक होगी या ग्रीन होती है, वैसे मोस्टली जो है वो ब्लैक होती है। अब ब्लैक के ऊपर कोई बच्चा अगर लाल चौक चला देगा तो क्या होगा, वैसे ही बनेगा ना, जैसे काला नभ एक तरफ से है और दूसरे तरफ से जो है लालिमा आ रही है, तो इसलिए उन्होंने ये बताया। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक तरीके से जो है वो गांव में गतिशीलता को भी व्यक्त कर रही है कि गांव में जो है अर्ली मॉर्निंग बहुत सुबह जैसे उषा का समय होता है तभी सभी लोग उठ जाते हैं और काम शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने केसर से युक्त जो काली सिल बताई है, इसका मतलब औरतें जो है वो आ चुकी हैं और अपने काम को शुरू कर दी, बच्चे उठ चुके हैं, वो अपने काम को कर रहे हैं, मतलब गांव में सभी उठकर अपने काम को शुरू, यानी कि गतिशीलता को भी प्रदर्शित कर रही हैं। तो उन्होंने एक साथ दो चीज़ों को प्रदर्शित करने की कोशिश करी है, क्योंकि कवि ने इन उपमानों के माध्यम से अंधकार के समाप्त होने तथा प्रकृति के प्रतिपल आ रहे परिवर्तनों का रेखांकन करने का प्रयास किया है। अब जैसे जैसे सूरज निकलता है, देखिए हर वक्त हर पल जो है प्रकृति बदलती है, जो हल्का सुबह अंधेरा होता है, फिर धीरे धीरे उजाला होता है और उजाला हो जाता है, फिर सूरज आता है तो धूप आती है, पहले हल्की धूप होती है। तो इस तरीके से जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं मॉर्निंग के समय, उषा के समय, वो सभी उन्होंने इन जो है उपमानों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। तो इन सभी चीज़ों से सुबह यानी कि भोर के नभ की तुलना की गई है। प्रश्न संख्या 2 है, भोर के नभ को कवि ने किन उपमानों के माध्यम से सामने रख एक नवीन चित्र को उपस्थित करने का प्रयास किया है, स्पष्ट कीजिएगा। देखिए, अभी क्वेश्चन आया था किन से तुलना की थी, तो वो क्वेश्चन छोटा रहेगा। अब वही सब सेम है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं। पहला क्या है, पहले तो आपको वो उपमान बता देने हैं जिनसे सुबह के आसमान की तुलना की गई है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कैसे नवीन चित्र प्रस्तुत किया, नया चित्र प्रस्तुत करने की कोशिश की, कैसे करी है। भोर के नभ को कवि ने राख से लिपा हुआ चौका, नीला शंख, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो तथा स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो, जैसे उपमानों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। अब इन बिंबों के माध्यम से अंधकार के समाप्त होते प्रकृति के पल पल आ रहे परिवर्तनों को दृष्टिगत किया है। अब इनमें बिंब कैसे हैं, बिंब आप सभी को मैंने पहले भी बताए हैं कि क्या होते हैं, जो हम ऐसे शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं जिनको हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा सब चीज़ें कैसे लिखी हैं, शब्दों में लिखी हैं, लेकिन अब हम उनमें ऐसे शब्द डालेंगे जिन्हें हम इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। जैसे राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला है। अब गीलापन हम कैसे महसूस करते हैं, छूकर महसूस करेंगे तो वो क्या हो गया, स्पर्श बिंब हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई हो। अब धुलना भी हमारे जो है वो किससे, धुलाई अगर गई है तो वो दृश्य बिंब से आएगी। फिर है स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो, ये भी दृश्य बिंब में आ रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग बिंबों का इस्तेमाल उन्होंने किया है सुबह के नभ को बताने के लिए। अंधकार के समाप्त होने और प्रकृति के पल पल आ रहे परिवर्तनों को दृष्टिगत किया है। किस तरीके से अंधकार समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे, है ना, एकदम से अंधकार समाप्त नहीं होता। हम लोग तो जैसे चलो थोड़ा सूरज निकलने के बाद उठते हो तो जैसे लगता है रात को सोए तो सुबह हो गई, लेकिन जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं वो इन सारे परिवर्तनों को देखते हैं, कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा हर चीज़ बदल रही होती है। आकाश के इन उपमानों में जल तथा रंग को महत्व दिया गया है और ये उपमान नवीन तथा मौलिक है। अब ये क्या कहते हैं, कैसे दिया गया है, एक तो पहली बार यहाँ पर दिया है कि जो केसर है उससे धुला गया है, वहाँ पर जल का इस्तेमाल है। रंग यहाँ पर काले, लाल, ये सारे रंग इस्तेमाल किए गए हैं। और गीला चौका डार्क ग्रे कलर का होता है, जब सूख जाता है तो वो लाइट ग्रे हो जाता है, क्योंकि राख से लीपा जाता है, राख ग्रे होती है, जब वो गीली होती है तो देखो डार्क ब्लैक कलर, एकदम ब्लैक सी हो जाती है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि यहाँ रंगों और जल को बहुत ही अच्छे से महत्व दिया। अब प्रकृति के लिए जल और रंग के इस प्रयोग को एकदम नया माना गया है। और मौलिक क्यों है, ये प्रैक्टिकल है। जितने भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ये प्रैक्टिकली हम गाँव में देखते हैं,
होता है ना गाँव में ये सारी चीज़ें। आपका चौका भी राख से लीपा जाता है, बच्चे स्लेट पर भी लिखते हैं। ये गाँव में तो शहरों में तो हमें देखने को नहीं मिलता, चूल्हे भी जो है वो शहरों में नहीं होते। उसी तरह सिल जो है, सिलबट्टा होता है जिस पर पीसा जाता है, वो भी आपके जो हैं वो प्रैक्टिकली हैं, गाँव में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं काल्पनिक नहीं है, ये प्रैक्टिकली है और सारी चीज़ें एकदम नई हैं जिनसे इनकी तुलना की गई है। इसीलिए इसमें नवीनता और मौलिकता दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, कविता हमारी उषा पर है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है सूर्योदय से पहले, क्योंकि सूर्योदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है। यानी उषा जो इतनी हमको सुबह सुबह खूबसूरत एक पहर लगता है, उस समय के बाद जैसे सूर्योदय होता है उसका पूरा जादू खत्म हो जाता है। तो वही चीज बोला है कि सूर्योदय से पहले। अब सूर्योदय से पहले का समय क्या है, उषा का समय है। उस समय जो है क्या क्या तब्दीलियां हैं, प्रकृति कैसी दिख रही है, वो सभी कुछ आपको बताना है। सूर्योदय से पहले आकाश की छवि क्षण क्षण बदलती रहती है। इस परिवर्तन को चित्रित करने तथा उसकी गतिशीलता को पकड़ने के लिए कवि विविध प्रतीकों तथा बिंबों का सहारा लेता है। अब देखिए, परिवर्तन तो हमने बता दिए, ये दो चीजें, परिवर्तन और गतिशीलता। परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राख से लीपा चौका बताया, नीला शंख बताया, ये सारी चीजें जो है उन्होंने परिवर्तन बताई। कैसे परिवर्तन बताई, जब हल्की लालिमा होती है, पहले पूरा आकाश काला रहता है, फिर तब हल्की सी लालिमा आती है। जब हल्की सी लालिमा होती है तो वो किस तरीके से लगती है, वो लगती है आपकी जो हम सिल पे केसर पीसते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी लालिमा बढ़ेगी तो वो स्लेट पे चौक की तरह हो जाती है। और जो अर्ली मॉर्निंग जब सूर्योदय हल्की सी एकदम बहुत जरा सी होती है तो वो राख से लीपे चौके की तरह होती है, उससे पहले नीले शंख जैसी होती है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है वो उन्होंने इन सभी उपमानों के माध्यम से बताई। अब इन्हीं उपमानों के माध्यम से उन्होंने गतिशीलता भी बताई है। गतिशीलता यानी कि अर्ली मॉर्निंग जब लेडीज उठती हैं और चौके में जाती हैं तो उस समय जो चौका होता है वो गीला रहता है, तो पहली चीज़ वो देखती हैं वो, ठीक है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में जब उठती हैं तो चौका लीपा जो है वो, तो यानी कि औरतें उठ गई, उन्होंने ये देखकर बताया कि चौका अभी गीला है। फिर उसके बाद जब वो सिल के पास आती है तो उनका काम शुरू हो गया, बच्चे उठ चुके हैं, बच्चों ने अपना काम शुरू कर दिया है, जो पुरुष हैं वो उठ चुके हैं, शंखनाद कर रहे हैं नीले शंख के समय, यानी कि पूजा वूजा कर रहे हैं, जो पूजा पाठ करते हैं तो शंखनाद। तो इस तरीके से जो वातावरण में है वो गतिशीलता भी है और परिवर्तन भी है, ये दोनों चीज़ें उन्होंने इसके माध्यम से बताई हैं। प्रातः काल में अंधकार के हटने तथा प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया को ग्रामीण जनजीवन की गतिविधियों से जोड़ा गया। जितना भी काम है, देखिए जितने भी उपमान दिए गए सब ग्रामीण जनजीवन से जुड़े हुए हैं। उषा काल के दौरान आकाश में नमी मौजूद होती है। कवि ने इसे राख से लीपा हुआ चौका जैसे बिंब के माध्यम से दर्शाया है। बोर का नभ नीला रंग तथा राख के लिपे चौके के दृश्य सामने होता है। अब सुबह सुबह जब क्या रहता है, हल्की सी जब उषा का काल एकदम प्रारंभ होता है तो वो नीले शंख और राख से लिपे चौके यानी कि एकदम डार्क कलर का होता है। ये चीज उन्होंने बताई। कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को काले सिल तथा स्लेट के रूप में भी चित्रित किया है, क्योंकि उस समय जो है थोड़ी लालिमा बढ़ गई होती है, तो इसलिए उनको उन दो उपमानों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सूर्य की छिटकती लालिमा काले सिल को लाल के अक्सर से धुले जाने तथा स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल देने का बिंब है, परिवेश में हो रहे परिवर्तन को चित्रित करते हैं। तो इस तरीके के गांव की गतिशीलता और पल पल हो रहे परिवर्तनों दोनों को उन्होंने इन बिंबों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। प्रश्न संख्या 4 है, सूर्योदय होने के साथ ही उषा का जादू किस प्रकार टूटने लगता है। अब क्या होता है, जैसे ही सूर्योदय हुआ उषा का जादू टूट गया, क्योंकि उषा का जादू है ही किसमें, एक तरफ आकाश काला और दूसरी तरफ लाल होता है और उसमें वातावरण जो है एकदम स्वच्छ होता है और साथ ही साथ बहुत हल्की सी रोशनी होती है, ज़्यादा नहीं होता है, मतलब बहुत चटक रोशनी नहीं होती है और पक्षी चहचहाने लगते हैं, वो होता है, नमी रहती है। अब जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय हुआ, सूरज आया, तुरंत धूप आ जाती है, तो वो जो एक अंधकार था वो हट गया, जो लालिमा थी वो हट गई,
वातावरण में थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है, जो नमी है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से उषा का जो जादू है वो सूर्योदय होते ही टूट जाता है। उषा काल में प्रकृति का रंग अपने सौंदर्य को विविध रूपों में प्रदर्शित करता है। आकाश अपने रंग रूप में प्रतिक्षण नवीन परिवर्तन कर रहा होता है। सूर्योदय के बाद आकाश में सूर्य की तेज किरणें छिटक कर अपना प्रकाश बिखेर देती हैं, जिसके प्रभाव से आकाश का नीला रंग मिट जाता है। अब जैसे ही उसने रोशनी फैलाई तो वो जो नीला रंग था, जो लाल रात का हल्का अंधकार था, वो पूरी तरीके से मिट जाता है। पूरा आसमान देखिए उजाले से भर जाता है। उसकी आर्द्रता शुष्कता में परिवर्तित हो जाती है। आर्द्रता मतलब नमी जो है वो शुष्कता, यानी कि आपका जो ड्राइनेस होती है उसमें आ जाता है। जो नमी थी, जो आपका वेटनेस थी, वो आपकी ड्राइनेस में आ जाती है, क्योंकि सूर्योदय होते गर्मी बढ़ती है और सारी नमी उड़ जाती है। इस प्रकार उषा का सम्मोहन अर्थात जादू टूटने लगता है। जैसे ही सूर्योदय हुआ इसका पूरा सम्मोहन टूट जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट रहा है। अब वो जादू क्या है? वो है उषा का जादू, यानी कि सुबह के समय आप कितना बढ़िया महसूस कर रहे हैं, उस जादू को आपको व्यक्त करना है। कवि उषा के जादू को चित्रित करते हुए स्पष्ट करता है कि सुबह नीला आसमान अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता है, जब नीले जल के समान प्रतीत होता है। अब क्या आसमान में उन्होंने क्या बता दिया? नीला जल है, जिससे सूर्य किसी गोरी सुंदरी की भांति झिलमिलाता जान पड़ता है। अब उन्होंने, अब इसको उल्टा कर दो। अब जैसे हमें ना धरती नीचे है, आकाश ऊपर होता है, अब इसको पलट दो, आकाश नीचे हो गया, अब इधर से सूरज निकल रहा है। तो ये क्या बता रहे कि ये पूरा नीला जल है। जो काला आसमान है ना, उसको क्या बताया गया? नीला जल बताया गया। और जो सूरज है उसको क्या बताया गया? एक गोरी स्त्री का जो रूप दिया गया है, जो झिलमिलाते हुए नीले जल से बाहर निकल रही होती है। तो यहाँ पर इसको बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे सूर्य किसी गोरी सुंदरी की भांति झिलमिलाता जान पड़ता है। सूर्योदय होने के पश्चात यह जादू टूट जाता है, यानी कि वो नीला जल गायब हो जाता है और सूरज जो झिलमिलाता सा हल्का सा लालिमा लिए उसे बाहर आ रहा होता है, वो एकदम से जैसे ही चमकना शुरू करता है, वो उषा का जादू टूट जाता है। तो इसी जादू की उन्होंने यहाँ पर बात करी है। प्रश्न संख्या 6 है, जादू टूटता है उस उषा का। अब उषा का जादू क्या है, वह कैसे टूटता है? अब उषा का जादू क्या है? सुबह के समय का वातावरण, और टूटा कैसे? सूर्योदय होते ही। इस सूर्योदय से पूर्व आकाश में नए नए रंग उभरते हैं। जब हमारा सूरज नहीं उगा होता है तो बहुत रंग आपको देखने को मिलेंगे। पहले काला रहेगा, फिर गाढ़ा नीला रहता है, फिर धीरे धीरे आकाश में लालिमा होती है, फिर वो लालिमा थोड़ी थोड़ी कम, पहले तो थोड़ी होगी, फिर बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते फिर क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो लालिमा कम होती जाएगी और रोशनी बढ़ती जाती है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, रंगों का बदलाव हो रहा है बहुत तेजी से। आकाश में जादू जैसा वातावरण बन जाता है। इस रंग बिरंगे वातावरण को उषा का जादू कहा जाता है। अब सुबह सुबह जो इतना सारा जादू हो रहा है, रंग परिवर्तित हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इसी को उषा का जादू कहते हैं। अब किसी भी समय आप देखिए, उषा को छोड़कर आप किसी भी समय आ जाइए, सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, इतना ज़्यादा आकाश में परिवर्तन नहीं होता, इतने रंग बिखरते आपको नहीं दिखते जितना सुबह के समय दिखते। तो इसीलिए ये सबसे सुनहरा और सबसे खूबसूरत पल होता है, जिसको समय होता है, जो आपको प्रकृति में देखने को मिलता है। सूर्योदय होते ही ये सारे रंग विलीन हो जाते हैं और उषा का जादू टूट जाता है। और जैसे ही सूरज उगा तुरंत ही वातावरण से सारे रंग गायब, क्योंकि जैसे ही प्रकाश आता है, हल्का नीला पूरा आसमान हो जाता है, रोशनी हो जाती है और एक तरफ से सूरज निकल आता है। तो वो जो हमें अभी पल पल परिवर्तित होते आकाश में रंग दिखाई दे रहे थे, अब क्या हुआ? वो सब गायब हो जाते हैं। कवि ने भोर के नभ की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता को किन रूपों में स्पष्ट किया है? अब देखिए 3 चीजें बताई गई, पवित्रता, निर्मलता, उज्ज्वलता। कैसे कैसे बताया गया है इन्होंने? अब इन्होंने जो उपमान बताए थे, राग से लीपा चौका, है ना, ये है पवित्रता, निर्मलता, धुला हुआ सिल, उज्ज्वलता, जो काली स्लेट और लाल चौक, ये सभी चीज़ों के माध्यम से उन्होंने बताया है। उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की पवित्रता, निर्मलता, उज्ज्वलता को विविध बिंबों एवं प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया है। बिंब भी हैं, प्रतीक भी हैं।
राख से लीपा हुआ चौका पवित्रता का प्रतीक है, यानी कि जहाँ पर सभी कुछ साफ स्वच्छ पवित्र है। नील जल में किसी की गौर झिलमिल दे, ये निर्मलता का प्रतीक है, यानी कि कोई बहुत साफ होकर बाहर आ रहा है। काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई हो, उज्ज्वलता का प्रतीक है। उज्ज्वलता यानी कि क्या होता है, जहां पर आपको थोड़ा ऑरा यानी कि थोड़ा सा पवित्र दिखाई देती है, धुली हुई साफ सुथरी चीज होती है। भोर के नभ के बदलते सौंदर्य को कवि ने जनजीवन की गतिशीलता तथा मानवीय गतिविधियों से हो रहे परिवर्तनों के रूप में रखा है। तो यहाँ पर हम अगर देखें, ध्यान से देखिए, तो इन्होंने जितना भी भोर के नभ की वजह से बताया, उन्होंने पवित्रता, निर्मलता, उज्ज्वलता दिखाई, बहुत से प्रतीक दिखाए, उनको बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके वातावरण में जो बदलाव हो रहा था वो तो हमें दिखाया ही दिखाया, लेकिन जनजीवन में हो रही गतिशीलता को भी प्रदर्शित किया है। प्रश्न संख्या 8 है, सिल और स्लेट के माध्यम से कवि किस प्रकार अपने मंतव्य को प्रकाशित कर रहा है। काली सिल और काले स्लेट के माध्यम से उषा के समय के जो डार्क कलर के, जो गहरा रंग का आकाश होता है, उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। क्योंकि सुबह के समय क्या होता है, जो सूरज पूरब की तरफ से जब निकलना है वहाँ से लालिमा होती है और बाकी सब तरफ का आकाश काला होता है। तो यहाँ पर उन्होंने सिल और स्लेट के माध्यम से उसी कालेपन को बताया है। काली सिल तथा काले स्लेट के माध्यम से कवि रात्रि की समाप्ति के साथ जाते हुए अंधकार को प्रतीक रूप में रख रहा है, कि जो रात्रि अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और धीरे धीरे ये अंधकार भी जा रहा है। क्योंकि सुबह के समय ये अंधकार रहता है, लेकिन जैसे जैसे उषा का समय बढ़ता है वो अंधकार धीरे 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 कम होने लगता है। क्योंकि आसमान में देखिए, आप जब सुबह उठोगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अर्ली मॉर्निंग देखोगे तो जब सूरज निकलता है तो पहले तो पूरा काले रंग का आसमान रहता है, फिर जरा सा आया तो थोड़ा वहाँ पूरब के साइड से ही जो है आपको कालीमा पीछे हटती दिखाई देने लगेगी और धीरे धीरे आकाश में रोशनी आ जाएगी। उषा के आगमन के समय आकाश का दृश्य ऐसा लगता है मानो काली सिल को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो। काली सिल है और काला आसमान है और उस पर लाल केसर किसी ने पीसा हो और उसको धो दिया, चारों तरफ लालिमा फैल जाती है। और काले स्लेट पर किसी नन्हे बालक ने लाल खड़िया चौक से मल दिया हो और छोटा सा बालक जो है, उस बच्चा जो है, उसने क्या किया, उस पर चौक रगड़ दी, क्योंकि चारों तरफ लालिमा आ रही है। इस प्रकार कवि सिल और स्लेट के माध्यम से अंधकार की कालिमा तथा प्रातः काल की लालिमा का सादृश्य के साथ सामने लाता है। तो यहाँ पर सादृश्य का मतलब हो गया कि वो शब्दों के माध्यम से वो दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इसको एक्चुअल में ऐसे सोचना, देखो अगर आप इसको समझना चाहते हो तो उसको सोचने का बहुत अच्छा तरीका है। कोई भी स्लेट होती है या सिल होती है, आप लोगों ने ये देखा ही होगा। अब उस पर लाल रंग की जो कल्पना करो। अब उसी तरह आप सुबह के समय के आकाश को देखो तो आपको दोनों चीज़ें सिमिलर दिखाई देंगी। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने इन प्रतीकों का इस्तेमाल किया, काली सिल और काले स्लेट का, सिर्फ यहाँ पर बताने के लिए कि ये इस तरीके का होता है। कोई भी चीज़ है, अगर हम आपको डायरेक्टली बताएंगे तो शायद आपको वो चीज़ इतनी प्रभावपूर्ण नहीं लगेगी, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम किसी का उदाहरण देकर बताते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा प्रकट होती है। जैसे हम आपको समझाते समय कई बार ऐसे प्रैक्टिकली उदाहरण देते हैं ना, कि आपने ऐसा किया होता तो ऐसा होता या होता। तो वो चीज़ें जब हम अपनी रियल लाइफ से के साथ जोड़ते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं और ज़्यादा जल्दी समझ में आती हैं। अब कवि लोग जब भी कविताओं की रचनाएं करते हैं तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो लिखा है लोग उससे अपने आप को कनेक्ट कर सकें, क्योंकि जब तक वो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें, वो कृति जो है फेमस नहीं होती। अब यहाँ पर कवि ने जो क्या काम किया, उसे हमारे डेली रूटीन की चीज़ों के साथ जो है पूरी तरीके से ये प्रस्तुत कर दिया जोड़ के। अब इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा सुंदरता व्यक्त हो गई, है ना। प्रश्न संख्या 9 है, उषा कविता के आधार पर कवि के प्रतीक प्रेम और बिंब धर्मी चेतना को स्पष्ट कीजिए। कवि को बहुत ज़्यादा प्रेम है उनको, जो भी वो प्रस्तुत करते हैं, जो भी कृतियाँ प्रस्तुत करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी सभी रचनाओं में वो प्रतीक के रूप में चीज़ों को व्यक्त करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम किसी चीज़ का उदाहरण लेकर प्रस्तुत करते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं।
मोस्टली इन उदाहरणों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जिसको हम ये सारी चीज़ें समझा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसे वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अब जैसे एक कवि होता है, अब मान लीजिए शमशेर बहादुर जी ने जो इसको लिखा कविता को, अब उनका एक मोटिव था कि हमारी कविता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ कनेक्ट कर पाएँ और जो है हम ये प्रसिद्ध भी हो, कविता ज़्यादा लोगों में पढ़ी जाए। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि कविता जो भी लिखी जाए लोग उससे अपने आप को जोड़ सकें। तो इसीलिए उन्होंने जो ये उषा का आकाश था उसको अगर वो सिंपल लिख देते तो शायद लोग उससे अपने आप से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते जितना उन्होंने अब हमारे ही जनजीवन से सारी चीज़ें उठाकर उससे प्रतीक के रूप में रख दिया। तो इससे उनका प्रतीक प्रेम समझ में आता है कि हाँ भाई, वो लोगों को समझाने के लिए उदाहरणों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। दूसरी चीज़ आ जाते हैं बिंब। अब बिंब आपको पता है कि शब्दों के माध्यम से ऐसा रेखा चित्र उकेरा जाता है जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, चाहे वो श्रव्य हो, दृश्य हो, स्पर्श हो, ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें हम देख के, सुन के, सूंघ के, महसूस करके जो भी चीज़ें ये हम पता करते हैं वो सभी हमारे बिंबों के ये अंतर्गत आती है। अब शब्द के माध्यम से कोई चीज़ ऐसी बताई जाए, जैसे यहाँ पर बताया कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला है। अब गीलापन हम कैसे पहचानेंगे? जाहिर सी बात है छूकर पहचानेंगे, तो ये क्या हो गया? स्पर्श बिंब हो गया। यहाँ पर हमने छूकर कोई चीज़ पहचानी। उसी तरीके से क्या है, आपको यहाँ पर बताया गया, काली सिल पर लाल केसर धुल दी हो किसी ने, मल दी हो किसी ने। तो अब यहाँ पर मलने वाला जो काम है ये क्या हुआ? देख, अब यहाँ पर किसी ने मला है तो ये चीज़ तो हम देख कर पहचाएंगे ना, तो ये दृश्य बिंब हो गया। तो यहाँ शब्दों के माध्यम से जो चीज़ रखी जाती है जिसे हम अपनी इंद्रियों से पकड़ सकते हैं वो सभी बिंब कहलाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्रतीक और बिंब दोनों का इस्तेमाल किया है, यानी कि वो इसके बहुत ही बड़े प्रेमी हैं। उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने विभिन्न प्रतीकों तथा बिंबों के माध्यम से प्रकृति के पल पल बदलते रूप को स्पष्ट किया है। ये तो हमने देख ही लिया है। कविता में नीले आकाश को नीला शंख के प्रतीक के रूप में रखा गया है। नीला शंख अपनी स्वच्छता तथा निर्मलता के प्रतीक के लिए उसी रूप में जाना जाता है जैसे आकाश कवि के विविध बिंबों के सहारे प्रातःकाल के वातावरण को चित्रित करने की सफलता पाई। अब नीला शंख जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और वो पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो निर्मल है और पवित्र है। उसको यहाँ पर निर्मलता और पवित्रता का प्रतीक भी उन्होंने बता दिया। इन प्रतीकों तथा बिंबों से कवि का चित्रकार मन कुशलता के साथ सामने आता है, क्योंकि हमारा जो कवि है यानी कि शमशेर बहादुर जी, ये सिर्फ एक कवि नहीं है, ये एक चित्रकार भी हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े अच्छे माध्यम से ये सारी चीज़ें हमारे सामने व्यक्त की। इतना सुंदर तरीका उन्होंने हमको बताया कि एक तो वो प्रकृति प्रेमी है, उन्होंने प्रकृति का इतना बढ़िया चित्रण कर रहे हैं। अब उस प्रकृति को उन्होंने जिन प्रतीकों के माध्यम से किया है वो उनके चित्रकार रूप को उभारता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं। चित्रकार कैसे होते हैं? बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो वो क्रिएटिव जो है होना उनका इन प्रतीकों के माध्यम से निकल कर आता है। प्रश्न संख्या 10 है, कवि शमशेर बहादुर सिंह के अतिरिक्त अन्य किन प्रसिद्ध कवियों ने प्रातः काल के सौंदर्य को अपनी कविता का विषय बनाया है? चर्चा कीजिए। अब आपको बताना क्या है कि शमशेर बहादुर के अलावा और कौन से कवि हैं। तो ऐसे बहुत से कवि हैं, एक आध जो आपने पढ़े हैं उनको लिख सकते हैं। जैसे कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में प्रातः काल के सौंदर्य को स्पष्ट किया। उनके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद तथा अज्ञेय ने भी प्रातः काल की गतिविधियों तथा परिवर्तनों को स्पष्ट करने वाली कविताएं लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद ने प्रसिद्ध कविता बीती विभावरी जागरी में उषा काल का मानवीयकरण कर इसे एक नया रूप दिया है। तो आप इसमें बहुत सारे लोगों, कवि बहुत सारे हैं जिन्होंने प्रातः काल का चित्रण किया है। अगर आपने उनको पढ़ा है तो आप यहाँ लिख सकते हो। तो मैंने जैसे एक का नाम यहाँ जयशंकर प्रसाद को लिख दिया कि उनकी हमने कृति भी बता दी कि कौन सी कृति है। और आपने अगर अपने सिलेबस में और कोई पढ़ी हो या पहले की याद हो तो आप उसको भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। प्रसाद के उपमान भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो जयशंकर प्रसाद ने बीती विभावरी जो बताया तो वो भी ग्रामीण परिवेश से ही जुड़े सारे कुछ है। अज्ञेय ने सूर्य को बावरा अहेरी कह प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की है। तो अब उनका जो एक कृति है बावरा अहेरी, उसमें भी उन्होंने सूर्य मतलब कब उन्होंने बताया? मॉर्निंग के समय में उसे बावरा बताया। तो वो एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी, प्रतीक के रूप में बताया।
यह आलोक का प्रतीक है। यहाँ आलोक को लाल लाल किरणें नवीन ज्ञान विज्ञान की प्रतीक है। आलोक मतलब क्या होता है? उजाला। अब सूर्य क्या है? वो उजाले का प्रतीक होता है क्योंकि उजाला लेकर आता है। अब उजाला जो है वो क्या होता है? ज्ञान और विज्ञान का। कहते हैं ना कि हमारे जीवन में उजाला आ गया, अर्थात हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। हम अभी तक अंधकार में थे, हमको नॉलेज ही नहीं थी इस बारे में कि ऐसा होता है। तो ज्ञान, जो सूरज जो है वो रोशनी का प्रतीक है और रोशनी जो है वो ज्ञान का प्रतीक होती है। हमें जो है इस चीज़ की नॉलेज हो गई, उसका प्रतीक होती है। इस प्रकार शमशेर प्रसाद और अज्ञेय की कविताएं प्रातः काल के सौंदर्य को प्रतीक एवं बिंबों के साथ स्पष्ट करती हैं। तो सिर्फ शमशेर बहादुर जी ही नहीं, जयशंकर प्रसाद और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो भी है, उन्होंने भी जो है यहाँ पर ये प्रस्तुत किया है कि उनकी कविताएं प्रतीक और बिंबों से पूरी तरीके से लबरेज रहती हैं। वो दूसरों को समझाने के लिए इन सभी का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, उषा कविता के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। अब उषा कविता में हमें क्या समझाया गया है, क्या चीजें हैं, ये सभी आप यहाँ पर व्यक्त करेंगे। उषा कविता की रचना नई कविता के विशिष्ट कवि शमशेर बहादुर सिंह ने की है। आप हिंदी साहित्य में जाएंगे तो जब नवरोत्तर काल है तो उसी में जो है एक कालखंड आपकी नई कविता का रहा, तो वो उस कालखंड से जो है शमशेर बहादुर जी आते हैं। उन्होंने यहाँ पर उषा कविता उसी कालखंड में लिखी है। उषा का सौंदर्य मोहक होता है। इस समय की प्रकृति अपने रूपकाश को पल पल परिवर्तित करती है, यानी कि वो अपने जो आकाश का जो रूप सौंदर्य है वो हर पल बदल रहा होता है, जिसे कवि ने अत्यंत आकर्षक तथा सजीव रूप में चित्रित किया है। अब जो सुबह के समय जो परिवर्तन हो रहे हैं, अब वो चाहते तो सिंपल तरीके से प्रस्तुत कर देते, लेकिन उन्होंने इतने सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत किया है कि देखने वाला भी अचंभित हो गया कि इतना सुंदरता, यानी कि हम उसको पढ़ के ही हम सोच नहीं सकते थे कि आकाश को कोई सिल के साथ कंपेयर कर सकता है या स्लेट के साथ कंपेयर कर सकता है। ये तो जब हमने कविता पढ़ी तो हमने भी जाना कि इस तरीके का भी कंपेरिजन हो सकता है। तो इसकी वजह से जब उन्होंने कंपेयर किया तो हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें थी उसके साथ उन्होंने कंपेयर करने के कारण ये सभी कुछ जो है वो जीवित सा प्रतीत हो रहा है हमको। उषा काल का आकाश पवित्र, निर्मल और उज्जवल प्रतीत होता है। सुबह के समय बहुत ही ज़्यादा स्वच्छता, क्योंकि एक तो वातावरण एकदम स्वच्छ होता है, वायु में कोई ना ही कोई क्या कहते हैं ना एकदम स्वच्छ सुबह की वायु होती है, ना ही कोई शोर होता है, ना ही किस तरह की डिस्टर्बेंस होती है, तो एकदम पीसफुल होता है। तो और एकदम साफ स्वच्छ हवा होने की वजह से वो पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता हमें दिखाई देती है। यह समय सृष्टि की नवगति का संदेशवाहक है। और ये समय क्या है? सृष्टि, यानी कि ये पूरा जो ब्रह्मांड जो ये पूरा है वो उसमें नई गति शुरू होती है। नए दिन के साथ जो है नई चीज़ शुरू होती है ना, रात में तो कोई नई चीज़ शुरू नहीं होती, हमेशा सुबह को ही नई चीज़ की शुरुआत का प्रतीक के रूप में रखा गया है। तो उषा के साथ ही वो नया दिन शुरू होता है। तो उसी में जो है हमारी ये पूरी सृष्टि, यानी कि पूरी धरती, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक नई गति को शुरू करता है, एक नई चाल को शुरू करता है। कवि का बिंब तथा प्रतीकों के माध्यम से उषा काल के प्रकृति सौंदर्य में परिवर्तनों को रोचकता के साथ दर्शाना महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने जो परिवर्तन है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया है। प्रयोगवादी कविता में प्रकृति के साथ मानवीय चेतना को एकाकार करना प्रभावित करता है। अब प्रकृति के जितने भी बदलाव हैं उनको इन्होंने किससे कंपेयर कर दिया? मानवीय चीज़ों से, जो मानव जो कार्यकृत करते हैं उनके साथ कंपेयर कर दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो हमें अपनी लाइफ से जुड़े हुए सजीव से प्रतीत होते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, उषा कविता के किन उपमानों के आधार पर आप इस कविता को गांव की सुबह की गतिशील चित्र कह सकते हैं? अब आपको बताना है जो हमारे लेखक, जो हमारे कवि ने ऐसे कौन से उपमान प्रस्तुत किए हैं जिससे हम ये बताएं कि इसमें गांव की गतिशीलता हमें प्रतीत हो रही है। अब गांव की गतिशीलता यानी गांव की शुरुआत, हम शहरों की भी शुरुआत कह लीजिए, गांव की भी शुरुआत कह लीजिए, सबसे पहले किचन से शुरू होती है ना। तो यहाँ पर क्या उन्होंने दिखाया कि सबसे पहले राख से लीपा हुआ चौका दिखा दिया, यानी कि अर्ली मॉर्निंग लेडीज़ जो किचन में जाती हैं वो उन्होंने गतिशीलता को बताया। फिर सिल पे बताया, फिर स्लेट पर बताया कि बच्चे भी जागे और वो भी एक्टिव हो गए। तो
तो इस तरीके से इन्होंने जो है इन उपमानों के माध्यम से गाँव के गतिशीलता को व्यक्त किया है। अब देखिए, गाँव में बच्चे स्लेट पे लिखते हैं, शहरों में बच्चे स्लेट पे नहीं लिखते। गाँव में मसाले सिल पे पीसे जाते हैं, शहरों में मिक्सी में पीसे जाते हैं। गाँवों में चूल्हा जो है जलता है, शहरों में तो गैस जलती है। तो इसीलिए ये गाँव की गतिशीलता है, ना कि शहरों की गतिशीलता को बताया गया है। कविता में अनेक ऐसे उपमानों का प्रयोग किया गया है जो स्पष्ट करता है कि उषा गांव की सुबह के गतिशील चित्र को प्रतिबिंबित करती है। राख से लीपा हुआ चौका, केसर के रंग से युक्त काली सिल, तालाब में किसी गौर झिलमिल देह का हिलना आदि उपमानों को देखकर निश्चय ही कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील चित्र है। तो ये सभी चीजें जो है वो पूरा गांव एक्टिव हो चुका है, ये चीज बता रहा, जाग चुका है, वो सभी अपने अपने कामों में लग चुके हैं। प्रश्न संख्या 13 है। यहाँ देखिए 4 प्रश्न एक जैसे दिए गए हैं। उषा कविता के आधार पर गांव की सुबह का वर्णन अपने शब्दों में करिए, अथवा शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, पुष्टि कीजिए, अथवा उषा कविता के किन उपमानों के आधार पर आप इस कविता को गांव की सुबह की गतिशील चित्र कह सकते हैं। चौथा, कविता के किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताना है, बेसिकली पूछा गया है आपको जो है सुबह के समय गांव में जो सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं वो हमें यहाँ पर किन प्रतीकों या बिंबों के माध्यम से पता चल रहा है। तो देखिए क्या है, उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने ग्रामीण उपमानों का प्रयोग कर गांव की सुबह को गतिशील शब्द चित्र के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया है। तो गांव में जो सारी चीजें होती हैं उन्हीं को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, चाहे वो राख से लीपा हुआ चौका हो, चाहे वो लाल केसर सिल जो धुल जाती है काली सिल वो हो, चाहे स्लेट पर लिखता हुआ बच्चा हो, नीला शंख हो। ये सभी जो है गांव में बहुत ही ज्यादा, शहरों में जैसे मैंने बताया नहीं इस्तेमाल होते, गांव में इस्तेमाल होते। तो ये गांव की गतिशीलता को व्यक्त करता है। तो ये हो गया। फिर कविता में नीले रंग को प्रातःकालीन आकाश को राख से लीपा हुआ चौका कहा है। ग्रामीण परिवेश में यह गृहिणी भोजन बनाने के बाद चौके यानी चूल्हे को राख से लीपती है, जो प्रायः काफी समय तक गीला रहता है। तो यहाँ पर क्या है, जो राख से लिपती है चौका, हमने जैसे बताया कि रात के समय नमी रहती है वातावरण में, तो वो काफी समय तक गीला बना रहता है, तो वो अभी तक गीला है, ये चीज बताई जा रही है। नमी को व्यक्त करने के लिए उसको बताया गया है, यानी कि सभी ग्रामीण उपमान इस्तेमाल किया गया। फिर है दूसरा बिंब काले सिल का है। काली सिल अर्थात पत्थर के काले टुकड़े पर केसर पीसने का काम भी गाँव की महिलाएं ही करती हैं। अब सिल चलाने का काम गाँव की महिलाएं करती, शहरों की नहीं करती। तीसरा बिंब है काले स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलने की क्रिया नन्हे ग्रामीण बालकों द्वारा होती है। अब जो तीसरा दिया गया सिल का, वो किसका है, जो ग्रामीण यानी गांव के जो बच्चे होते हैं वो स्लेट पर लिखते हैं। तो ये एक हमारा तीसरा बिंब यहाँ दिया गया है। इस बिंबात्मक चेतना में गतिशील शब्द चित्र भी मौजूद है, यानी कि सभी चीजें काम हो रहा है, यानी कि चल रहा है, ये चीज हमें पता चलती है। यहाँ सवेरे अपने अपने कार्यों में लगे ग्रामीण वर्ग तथा जनजीवन की गतिशीलता को स्पष्ट करने वाले प्रतिमान हैं। गतिशीलता इस अर्थ में भी है कि तीनों शब्द चित्र स्थिर ना होकर किसी न किसी क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का सूचक है। अब चाहे लीपा हुआ चौका हो, यानी कि अभी खाना बनाने का काम समाप्त हुआ इसलिए वो गीला है। दूसरा है काली सिल पर स्लेकर, यानी कि अभी अभी जो औरतें हैं मसाला पीस कर गई हैं। काली स्लेट पर जो चौक घिसने का काम है, यानी कि बच्चे अभी अभी जो है ये चौक घिस कर गए हैं, यानी कि अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है, यानी कि कोई काम चल रहा था जो अभी अभी खत्म हुआ। तो ये गतिशीलता को ही व्यक्त करता है। अतः कह सकते हैं कि शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, क्योंकि यहाँ पर हर एक काम हो रहा है और काम की समाप्ति का ही सूचक है, इसलिए इसका जीवंत चित्रण है। प्रश्न संख्या 14 है। भोर का नभ राग से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपरोक्त पंक्तियों में कोष्टक में कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए।
अब कोष्टक में जो बात दी गई है वो आपको क्या बताई गई है, अभी गीला पड़ा है, यानी कि ये जो सुबह के समय क्या हुआ, राख से लीपा हुआ जो चौका था, जो काम करके खत्म किया गया था और लीपा गया था, वो अभी तक गीला है। यहाँ पर कोष्टक की बात हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत कुछ कहती है। जैसे लेखक हैं, हम जैसे कोई चीज़ बोलते हैं, हम कोई चीज़ बोल रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ हमारे दिमाग में भी कोई चीज़ चल रही है। अब ये दिमाग, हमें पता है कि हम ये बोल भी रहे हैं और हमारे दिमाग में चल भी रही है, लेकिन लेखक जब लिखता है या कवि जब लिखता है तो जो चीज़ें सामने घटित हो रही है उसे तो वो सिंपल लिख देता है, इस तरह की लाइनों में लिख देता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो हिडन है, जैसे गीला पड़ा है, ये चीज़ उन्होंने हमें बताने के लिए नहीं, ये चीज़ हमको बताई है कि ये है कि हाँ, राख से लीपा गया था जो चौका, वो है डार्क ग्रे रंग का है, लेकिन चूंकि अब वो डार्क ग्रे रंग को बताना चाहते थे, काले रंग को बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज को बताया कि वो अभी गीला पड़ा हुआ है। क्योंकि इन्होंने ये गीला होने के कारण, राख जो है जब देखिए जब सूखी होती है तो लाइट ग्रे कलर की होती है, ऐश आपने देखी है उस तरीके से होती है, लेकिन अब उसमें अगर आप पानी डाल दो, गीला कर दो, तो वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। अब उन्हें जो ये गीला जो चौका था, इसे काले आसमान की तरह दिखाना था, इसलिए उनको ये बताना जरूरी था कि वो अभी गीला है, यानी कि वो डार्क ग्रे कलर का है। और दूसरी चीज उन्हें बताना था कि वातावरण में अभी नमी है, या चौका सूखा नहीं है, बहुत अर्ली मॉर्निंग में ये नमी रहती है। तो उन दोनों को बताने के लिए उनको ये अभी गीला पड़ा जो है ये बताना जरूरी था। अब चूंकि उसे वो सामने नहीं लिख सकते थे, तो ब्रैकेट में उन्होंने इस चीज को बताया कि कुछ चीजें हमें जो है हमारे दिल दिमाग में चलती हैं, उसे हम इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। देखिए क्या है, नई कविता में प्रयोग धर्मिता को महत्व मिला है, यानी कि प्रयोग धर्मिता यानी कि हम कुछ नया इस्तेमाल करने की कोशिश करी गई है। अब ये जो कोष्टक में लिखी हुई जो बातें हैं, जो कुछ भी होती हैं, ये मोस्टली आपने नई कविता के जो यानी कि जो हमारा साहित्य का जो नव्योत्तर काल है उसमें ही आप इसको पाएंगे, उससे पहले आप नहीं पाएंगे। जैसे अभी इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था कैमरे में बंद अपाहिज, तो उसमें भी बहुत सारी बातें कोष्टक में दी गई थी, वो भी एक नई कविता थी। तो इस तरीके से ये जो हमारी नई कविता का जो युग है नव्योत्तर काल में, ये उसी में ये चीज़ इस्तेमाल की गई है, उससे पहले इस्तेमाल नहीं की गई। तो यही नई कविता में प्रयोग धर्मिता का महत्व है, यानी कि वहाँ पर आप नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले जो चीज़ें थी उसमें आपने नई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं देखा, हमेशा आपने ट्रेडिशनल वे से ही कविता को लिखते हुए देखा। आप वहाँ पे छंदयुक्त या छंद मुक्त ही देखेंगे, इसके अलावा आप कोई और शैली देखते ही नहीं। लेकिन नई कविता में जब आएंगे तो आप नई नई शैलियों को देखेंगे। भाषा तथा शिल्प के स्तर पर यहाँ प्रयोग धर्मी चेतना दिखाई गई है। अब भाषा भी है और शिल्प भी करा है उन्होंने, अभिव्यक्ति के नए रूपों को जगह देने की प्रवृत्ति मिलती है। कोष्टक का प्रयोग कविता की भाव व्यंजना को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि हम कविता में जो फीलिंग्स हैं उनको और जताने के लिए हम इन कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बोलते समय तो बहुत सी चीज़ें हम भाव के साथ बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बोला कि ये अभी गीला है, एक चीज़ हम ये होती है ये अभी गीला है, तो यहाँ पर देखिए हमारे भाव बदले, शब्द वही थे, लेकिन हमने इस चीज़ को अपने एक्सप्रेशन के थ्रू या बोलने के लहजे के थ्रू, इसके जो कहने का तरीका था, एक तो ये हमें आश्चर्य से बोल रहे हैं ये अभी गीला है, दूसरा अभी हम गुस्से से बोल रहे हैं ये अभी गीला है। तो यहाँ पर हमने अपने बोलने के लहजे और भाव से जो है उसी शब्द को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया, लेकिन लिखने में ये भाव तो नहीं आ सकते, बोलने का लहजा नहीं आ सकता। तो उस कंडीशन में इस कोष्टक या विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कोष्टक में लिखी पंक्ति अभी गीला पड़ा है वस्तुतः राख से लीपे हुए चौके की पूरी जानकारी देता है। यह आकाश रूपी चौके की ताजगी एवं नमी की सूचना देती है। कविता में एकमात्र विराम चिन्ह आया है, वह भी महत्वपूर्ण दृष्ट परिवर्तन की सूचना देने वाला प्रमाणित होता है। पूरे उसमें जो है जब आखिरी की जो लाइन है, उषा का सूर्योदय के साथ ही उषा का जादू टूटता है, वहीं पे पूरी कविता में सिंगल विराम चिन्ह दिया गया है। तो यहाँ पर वो एक सिंगल विराम चिन्ह जो है बहुत कुछ बता रहा है कि एकदम से एक समय का अंत होकर दूसरी चीज का स्टार्ट होना, ये चीज बता रहा है।
विराम चिन्ह के बाद उषा का जादू टूटने की सूचना दी गई है। पंक्तियों के बीच के स्थान बिंबों की सतर्कता को स्थापित करते हैं। अब पंक्तियों के बीच जो स्पेस होता है, आपने देखा ना कुछ पंक्तियों के बीच स्पेस है, वो जो स्पेस है वो सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप काल खंडों को अच्छे अच्छे समय में बांट सकें। अब अर्ली मॉर्निंग जब ज्यादा अंधकार रहता है और हल्की सी लालिमा आती है तो उन्होंने उसे राख से चौके दे दिया, नीला शंख दे दिया। फिर उसके बाद जो है जब थोड़ी लालिमा बढ़ती है तो उन्होंने काली सिल पर केसर और स्लेट पर चौक बता दिया। तो ये चीज उन्होंने, अब इन सभी के बीच, इन पंक्तियों के बीच आप थोड़ा थोड़ा गैप देखेंगे। ये गैप ये आपको बता रहा है कि इसमें थोड़ा थोड़ा समय का अंतर है, एकदम से ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। तो इसीलिए ये खाली स्थान हो, कोष्टक हो, विराम चिन्ह हो, ये हमेशा कविता में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। और ये खास तौर से ये महत्व जो है वो नई कविताओं में ही आपको देखने को मिलता है जो नव्योत्तर काल में लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। अब आपको क्या बताना है? भाव। ठीक है, आपको पता है काव्य सौंदर्य जो हम करते हैं, काव्य सौंदर्य हमारे दो पक्ष में बटा होता है, एक भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। अब हमको यहाँ भाव पक्ष बताना है कि इस कविता में क्या लिखा गया है और उसके पीछे कवि कहना क्या चाहते हैं। तो क्या है? बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हूँ। अब यहाँ पर इससे कहने का मतलब क्या है? कवि कहता है जिस प्रकार ज्यादा काली सिल अर्थात पत्थर पर थोड़ा सा केसर डाल देने से वह धुल जाती है, अर्थात उसका कालापन खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार काली सिल को किरण रूपी केसर धो देता है, अर्थात सूर्योदय होते ही हर वस्तु चमकने लगती है। तो वो जो सिल के ऊपर अगर लाल कर दें तो नीचे से ब्लैकनेस तो झलकती है लेकिन वो लाल ज्यादा दिखती है। तो वही चीज इन्होंने बताया कि सुबह के समय धीरे धीरे अंधकार हट रहा है, लालिमा आ रही है, यानी कि सूर्य के आगमन का वो संदेश लेकर आ रही है। प्रश्न संख्या 16 है, उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। सूर्योदय से ठीक पहले, अब सूर्योदय से ठीक पहले का समय क्या होता है? उषा काल का होता है। उस समय प्रकृति में क्या क्या घटित होता है आपको बताना है। कवि को सुबह का आकाश ऐसा लगता है कि मानो चौका राख से लीपा गया हो। सुबह का आकाश क्यों लग रहा है? क्योंकि वो बहुत डार्क है और वातावरण में नमी है और वह अभी गीला हो। जिस तरह गीला चौका स्वच्छ होता है उसी प्रकार सुबह का आकाश भी स्वच्छ होता है, उसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो नमी है, जो प्रदूषण फ्री जो माहौल है, जहाँ पर वातावरण स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है, वो सभी कुछ मॉर्निंग के समय ऐसा रहता है। प्रश्न संख्या 17 है, कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई देता है? क्योंकि भाई सुबह इतनी रोशनी नहीं होती, इसीलिए मटमैला रहता है। जब बहुत सारी रोशनी नहीं होती है तो क्या हमें हल्का सा धुंधला दिखता है ना, मटमैला दिखता है ना। तो वही चीज़ इन्होंने बताई कि सुबह बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं रहती क्योंकि सूर्योदय नहीं हुआ होता है, तो इसलिए मटमैला रहता है। अब उस मटमैलेपन को उन्होंने बताने के लिए राख से लिपा हुए चौके को लिया है। कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख से लिपे हुए चौके का उपमान दिया है। जिस प्रकार गीला चौका मटमैला और साफ होता है, यानी कि गीला होता है इसलिए मटमैला रहता है, इसलिए वहां पर जाने से सब लोग रोकते हैं, और साफ सुथरा स्वच्छ निर्मल सा प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 18 है, शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, पुष्टि कीजिए। अब अभी देखिए ये प्रश्न को हमने सेम अभी यही प्रश्न यहाँ इससे पहले किया, लेकिन उस प्रश्न और इस प्रश्न में बहुत फर्क है। अब आपको बता दूं, ये खास तौर से मैंने आपको दोनों ही इसीलिए प्रस्तुत किए। जो पहला प्रश्न हमने प्रस्तुत किया था वो विस्तृत प्रश्न नहीं था, ये विस्तृत प्रश्न है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ विस्तार के साथ दी जाएगी। अभी एक ही जैसे 4 प्रश्न हमने प्रस्तुत कर दिए और उसको हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में देंगी, क्योंकि ये आपके प्रश्न जो आते हैं आपके क्लास 12th में, जो ये प्रश्न रहते हैं ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही वे में पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमेशा एक तो आपका ये 30 से 40 शब्द का पूछा जा सकता है और एक 50 से 60 शब्दों का भी पूछा जा सकता है, तो दोनों ही तरीके से तैयारी करनी होती है। अब यहाँ पर इन 2 तरीके के प्रश्न को प्रस्तुत करने का हमारा सिर्फ एक मोटिव है कि अगर क्वेश्चन
कम शब्दों का आता है तो आप कैसे लिखोगे, और जब उसे हम बढ़ा देते हैं, यानी कि क्वेश्चन की वर्ड लिमिट, आंसर की वर्ड लिमिट बढ़ जाती है, आपसे बोला गया कि 60 शब्दों का लिखो, तो आप इसको बढ़ाकर किस तरीके से करेंगे। कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। भोर के समय आकाश नीले शंख की तरह पवित्र लगता है। नीला शंख जो है, अब क्यों होता है, नीला शंख जो है वो मंदिर में रखा जाता है, पूजा के लिए रखा जाता है, तो वो अब जाहिर सी बात है मंदिर में हम अगर कोई चीज़ रख रहे हैं तो वो पवित्र ही होगी, तो उस पवित्रता को दर्शाने के लिए उन्होंने नीले शंख का इस्तेमाल किया बिंब के तौर पर। उसे राख से लिपे चौके के समान बताया जो सुबह की नमी का गीला लगता है। अब जो वातावरण में जो नमी होती है उसको व्यक्त करने के लिए राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला है, उस बिंब को लिया उन्होंने। कभी दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया मलने से देता है। ये सारे उपमान ग्रामीण प्रवेश को संबंधित हैं। अब जितनी भी इन्होंने प्रतीक लिए वो क्या हुआ, वो सभी गांव के ही हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होने के कारण ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करते हैं। आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जग में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा है। अब सुबह जैसे ही सूरज निकलता है तो उस सूरज निकलने को उन्होंने बताया क्या, सुंदर सी गोरी जो नीले जल से स्नान करके निकल रही हो। अब नीले जल में स्नान करना का काम क्या है, वो गांव की युवती करती हैं। बाथरूम की में तो भाई शहर की लेडीज नहाती हैं, होता है ना, तो गांव की जो है पनघट पे या नदियों पर नहाया करती हैं। तो ये चीज़ उन्होंने दर्शाई, तो ये भी गांव के परिवेश से ही जुड़ा हुआ है। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त होता है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें गतिशीलता है, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। ये किस तरीके से सुबह सुबह स्त्रियां नहाती हैं, चौके का काम करती हैं, सारे होते हैं, बच्चे उठ जाते हैं, वो काम करते हैं, तो इस तरीके से एक सबसे जुड़े हैं और सारा काम संपन्न हो रहा है धीरे धीरे, ये चीज़ बताई जा रही है। प्रश्न संख्या 19 है, सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है। सिल और स्लेट दोनों ही काले होते हैं, तो इनके माध्यम से उषा के समय एक तरफ काले आकाश और दूसरे समय लालिमा, इसको व्यक्त करने की कोशिश करी है। कवि ने सिल और स्लेट के रंग की समानता आकाश के रंग से की है। भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला काला होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा मिली होती है, और उस लालिमा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने केसर और चौक का उदाहरण दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 20 है, उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता से संबंधित पंक्तियों को बताइए। अब यही प्रश्न जो है वो आपसे पहले पूछा गया, लेकिन उसमें जो है पंक्तियों को हमें नहीं बताना था। उनसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन, उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता को कविता के आधार पर व्यक्त कीजिए। अब आपको क्या बताना है, उसकी उज्ज्वलता, निर्मलता और आपकी पवित्रता को जो पंक्तियां व्यक्त कर रही हैं उन पंक्तियों, कविता की उन पंक्तियों को यहाँ लिखना है। तो देखिए कैसे दिया गया है, पवित्रता किससे व्यक्त हो रही है, राख से लीपे हुए चौके से, इससे कविता की पवित्रता व्यक्त होती है। दूसरा है निर्मलता, कैसे प्रतीत हो रही है, बहुत काली सिल जरा से केसर से कि जैसे धुल गई हूँ, इससे पूरा धुलने से जो है वो निर्मलता का पता चलता है कि सिल थी और उसे जो है लाल केसर पीसा गया और वो धुल गई तो उसमें और ज्यादा लालपन फैल जाता है, ये व्यक्त कर रहा है निर्मलता को। आज उज्ज्वलता किससे हो रहा है, नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। जब सूर्योदय के समय पूरब दिशा से जो है सूर्योदय उगता है तो जैसे लगता है कि गाढ़े नीले जल से जो है एक युवती जो है वो नहाकर निकल रही हो। अब नहाना जो है वो निर्मलता को और उज्ज्वलता को व्यक्त करता है, यानी कि हम उज्जवल हो जाते हैं, बहुत ही साफ सुथरे हो जाते हैं, तो उसको उस उज्ज्वलता को व्यक्त कर रहा है। तो ये सारी पंक्तियां हम लिख देंगे। प्रश्न संख्या 21 है, भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका की संज्ञा दी गई है, क्यों? आखिर कवि ने इसी की संज्ञा क्यों दी? अब वो चाहते तो और भी दे सकते थे, लेकिन राख से लीपा हुआ चौका ही उन्होंने क्यों कहा, ये चीज़ है। क्योंकि कहते हैं ना कि हम बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। अब गीला है तो वातावरण की नमी को वो फूलों के ऊपर बैठे हुए ओस की बूंदों से जो है वो बता सकते थे, मिट्टी का गीला होना बता सकते थे,
हाँ, तो बहुत सारी चीज़ों से बता सकते थे, लेकिन उन्होंने चौके की ही संज्ञा क्यों, ग्राक से लिपे हुए चौके की ही संज्ञा क्यों दी आखिर? तो देखिए क्या है, कवि कहता है कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त व धुंधला हो जाता है। हम सभी को पता है कि रात में ओस पड़ती है, तो उसकी वजह से वातावरण में नमी रहती है। राख से लीपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है। जब राख से लीपा चौका जाता है, गीला रहता है, तो मटमैले रंग का होता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका कहा है। अब दोनों को, भाई दोनों में नमी है, चाहे राख से लीपा चौका है वो अगर गीला है तो उसमें भी नमी है, वातावरण में नमी है। इसको उन्होंने इसके साथ सिमिलर कर दिया, क्योंकि वो गांव के वातावरण को बता रहे थे। अब फूल तो आपके शहर में भी हैं, गांव में भी हैं, लेकिन इनको जो है गांव का वातावरण बताना था, इसलिए उन्होंने राख से लीपा चौका बताया, क्योंकि राख से लीपा चौका सिर्फ गाँव में ही होता है, तो इसलिए उन्होंने राख से लीपा गीला चौका की संज्ञा दी है। दूसरा, चौके को लीपे जाने से वह स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह भोर का नभ भी पवित्र होता है। जब खाना बन जाता है तो उसको लीप दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। अब उस सफाई, उसकी पवित्रता, निर्मलता को व्यक्त किया उन्होंने कैसे? इसके लीपने से। अर्थात जो भी खाना बनाता है, गाँव में बहुत इस चीज़ का माना जाता है कि भाई स्वच्छता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तो अगर एक बार आपका खाना बन गया है, बनने के बाद क्या हो गया, चौका जूठा हो जाता है, खराब हो जाता है। अब दूसरे दिन का खाना उस जूठे चौके में नहीं बन सकता जब तक आप उसे स्वच्छ नहीं करते। अब उसकी स्वच्छाई, अब चूंकि वो कच्चा होता है, मिट्टी का बना होता है, तो आप उसकी धुलाई तो कर नहीं सकते। तो फिर क्या होता है, पहले सारी सामान हटाया जाता है, उसमें जो चूल्हे में राख वगैरह निकलती है, उस सब इसको राख को छान के उसे अलग किया जाता है। फिर उस राख को लेकर पूरा चौका लीपा जाता है, यानी कि जो गंदगी थी, जो जूठन थी, वो सारा साफ कर दिया जाता है। तो इससे क्या है, चौका पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो ये चीज़ उन्होंने, इसीलिए उन्होंने चौके को बताया, क्योंकि हमें यहाँ आकाश की निर्मलता, स्वच्छता, पवित्रता दोनों ही सब चीज़ें बतानी थी, तो इसलिए उन्होंने चौके का उपमान लिया। और दूसरा, उन्हें ग्रामीण परिदृश्य प्रस्तुत करना था, इसलिए उन्होंने चौके का रूप लिया है। प्रश्न संख्या है 22। स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने, इसका आश्रय बताइए। अब इन्होंने जो ये पंक्ति इस्तेमाल करी है, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सीधे क्या होगा कि किसी बच्चे के हाथ में एक स्लेट थी काली और उसने उस पर लाल चौक से लिख दिया है। तो ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन अब इसके पीछे का आश्रय क्या है, इसके पीछे कवि हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। आकाश ऐसा लग रहा है जैसे काली स्लेट हो और उस पर आ रही लालिमा ऐसी लग रही है मानो उसके ऊपर किसी बच्चे ने लाल चौक से लिख दिया हो, जैसे एक बच्चा स्लेट पर लिखता है, उसी तरीके से सुबह का आकाश लग रहा है। तो देखिए क्या है, कवि कहता है कि सुबह के समय अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लगता है। उस समय सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है जैसा किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी। और लाल खड़िया मतलब जो बच्चे हैं ना, पहले के समय में, तो अभी तो बहुत ऐसे लंबी लंबी स्टिक्स आती हैं, चौक आती है, लेकिन पहले क्या होता था, खड़िया आती थी, ऐसे करके पूरा गोला टाइप का पतला सा, उसको तोड़ लो और तोड़ के उसी से लिख लो, तो वो उसको जो है खड़िया बोलते थे। चौक भी नहीं बोलते थे, उसको खड़िया बोलते थे। वो भी उसमें उसको लोग पीस के उसमें रंग मिला के डिफरेंट कलर का कर लेते थे, या तो डिफरेंट कलर की चौक्स भी आती है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि जैसे किसी ने लाल खड़िया मिट्टी, अब उसको खड़िया को मिट्टी कहा जाता था, बच्चे उसको खाते भी बहुत थे, तो मल दिया जाता था। कवि आकाश में उभरे लाल लाल धब्बों के बारे में बताता है। अब अगर आकाश में थोड़े बहुत भी अगर बादल होंगे तो उस पर लालिमा का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, तो वो थोड़े थोड़े धब्बे आकाश में दिखाई देने लगते हैं। अब बच्चा जब चौक लिखेगा, मलेगा, तो कहीं हल्की, कहीं गाढ़ी, कहीं हल्की, कहीं गाढ़ी ऐसी होती है ना, तो वो बादलों पर जो है गाढ़ा रंग आएगा और ऐसे हल्का रंग लाल रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने स्लेट का जो है वो प्रतीक लेना ज़्यादा अच्छे से समझा कि वो अच्छे से समझा सकते थे, इसीलिए उन्होंने स्लेट का उदाहरण लिया। तो इसके पीछे का आश्रय यही है कि ये प्रातःकालीन नभ में जो छोटे छोटे बादल हैं, जो उनको धब्बों के रूप में व्यक्त करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इस स्लेट का उपमान लिया है। इस प्रश्न के साथ ही हमारे इस पूरे चैप्टर के प्रश्न खत्म हुए। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हम देखा, कविता बहुत छोटी थी लेकिन प्रश्न बहुत घुमा घुमा के पूछे गए,
और जिनमें आपने देखा कि कुछ प्रश्न जो हैं शॉर्ट्स थे, कुछ लॉन्ग भी थे। तो बहुत सावधानी से करिएगा। काव्य खंड में मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रश्नों को समझना और उनके आंसर करना, ये दोनों काम बहुत सावधानी के साथ होता है। और गद्य खंड में भी ये जो प्रश्न होते हैं, ये लेख या निबंध होते हैं, तो उनके थोड़े से टफ होते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप करो, कविता अच्छे से समझ लो, कवि क्या कह रहा है, जो लिखा है वो अर्थ समझ लो, उसके पीछे क्या व्यक्त करना चाह रहा है वो समझ लो, तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, तो ये सारी ही फ्री एजुकेशन के वीडियोस आपको मिलेंगे कहाँ? इसके लिए आपको 3 जगह में से आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ये 3 जगहें हैं। पहला यूट्यूब, आप यूट्यूब पे जाकर इन फ्री वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं magnetbrains.com पर, और आप हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं पे भी जाएंगे आपको 100% फ्री एजुकेशन ही मिलेगी। लेकिन आप अगर हमारे ऐप और वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से पूरी तरीके से अरेंज मिलेंगी। जैसे हम बुक खोलते हैं, हर एक चीज़ टोटली अरेंज हमको मिलती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये सभी अरेंज मिलेंगी। बुक ओपन किया, हमने चैप्टर खोला, चैप्टर में हर एक चीज़ लाइन से। उसी तरीके से जब यहाँ आते हैं तो आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है। आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही सारी क्लासेस आपके सामने, आपकी जो भी क्लास है उसे सेलेक्ट कीजिए। अपनी क्लास को सिलेक्ट करते ही उनके सारे सब्जेक्ट और सारी बुक्स आपके सामने होंगी। अब जो भी बुक आप पढ़ना चाहते हैं उसको क्लिक करिए। बुक को क्लिक करते ही उसमें जितने भी चैप्टर्स है सब आपके सामने हैं। अब जो भी चैप्टर पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्लास 12th में आरओ बुक का उषा पढ़ रहे थे, तो अब आपके सामने आरओ बुक खुली है, आपने क्लिक किया, उसमें सारे चैप्टर आ गए, तो उषा का चैप्टर आया, आपने उषा क्लिक किया। उषा क्लिक करते ही आपके उसमें कई सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। उसमें आप देखेंगे कविता का सारांश है, ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर हैं, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न है, फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो भी पढ़ना है आप उस पर क्लिक करो। मान लीजिए सपोज आपने व्याख्या पर क्लिक किया, जो सबसे पहले है कविता की व्याख्या, तो हमने कविता की व्याख्या पर क्लिक किया, करते ही हमने पूरी व्याख्या। अब आपको लग रहा है कि जो चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उनको भी हमें पढ़ना चाहिए, तो आप तुरंत उस जब वीडियो चल रहा है उसी के नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक के बाद दूसरा कनेक्टिंग टॉपिक ढूंढने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर हर एक चीज़ आपके लिए सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है। इन सब के अलावा आपको एग्जाम टाइम में मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर्स दिए जाते हैं हर सब्जेक्ट्स के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कराए गए हैं आपके हर सब्जेक्ट के। ये सिर्फ आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए रहते हैं ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स को कर सकें। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो अभी हमारी आरओ बुक के काव्य खंड के और भी चैप्टर बाकी हैं जिनके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए, तो देखते रहिएगा, साथ साथ देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।